एसएचएम के रिवीजन के इस दूसरे क्लास को लेके मिल रहे हैं। देखो अभी आज मैंने 12th वालों को ऐप के बारे में मैसेज दिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा ऐप पे ना वर्कलोड बढ़ गया है, दैट्स वाई कल से थोड़ा रूटीन आपका भी डिस्टर्ब हो गया। कल रात को अपलोड करना पड़ा क्योंकि एक ही सिस्टम है और पटना में फिर से जानते ही हो लॉकडाउन हो गया है, तो एक सिस्टम पे दोनों काम करना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ना बस मंडे तक टाइमिंग का इशू रहेगा, लेकिन वीडियो लोड होगा, वीडियो रूटीन के हिसाब से ही लोड होगा। जैसे वीडियो आपको वेडनेसडे को आना था, कल आया, आज थर्सडे को भी आपको मिलेगा, फ्राइडे को भी मिलेगा, सैटरडे ऑफ है, संडे मिलेगा। लेकिन टाइमिंग का अभी थोड़ा गारंटी देना मुश्किल है कि किस टाइम पे मिलेगा, क्योंकि जब वहां पे मेरे को टाइम मिल रहा है तब मैं आपका वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात और ये दिक्कत संडे तक ही रहनी है, तो वीडियोस अपलोड जरूर होंगे, टाइमिंग का थोड़ा इशू रहेगा अभी। दूसरी बात, तुम में से भी कई लोगों ने पूछा कि सर हम लोगों का वीडियो कहां पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा या ऐप पे आएगा। तो भाई आपका वीडियो यूट्यूब पे भी आएगा और ऐप पे भी आएगा। 11th 12th का ऐप पे आएगा मंडे के बाद, लेकिन आपका यूट्यूब पे आता रहेगा और ऐप पे भी आएगा। लेकिन आपको भी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके डीपीपी या फिर आपको टेस्ट जो मैं लूंगा वो ऐप पे ही हो पाएगा। तो आप दोनों जगह देख सकते हो, यूट्यूब पे भी देख सकते हो और ऐप पे भी देख सकते हो। तो ऐप आप सिर्फ ऐप डाउनलोड आप जरूर कर लो, सिर्फ इसलिए कि वो आपको टेस्ट देने में दिक्कत ना हो। लेकिन अभी डाउनलोड नहीं करना है, अभी आपको नहीं करना, आपको सबका मैंने चेन बना दिया है। पहले अभी 12th का हो रहा है, 12th के बाद 11th का, और 11th के बाद आपका नंबर आएगा। तब तक आप अपना वीडियो YouTube पे देखते रहो जैसे आप देख रहे थे। पीडीएफ के फॉर्म में आपको फाइल, वैसे डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिलता रहेगा। क्लियर है? तो इसलिए, और टाइम को लेके थोड़ा इशू है। जैसे आज का ये वीडियो हो सकता है आपको रात को 10 बजे आए या 10:30 बजे ये वीडियो अपलोड हो पाए, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। बस समझो कि एक सिस्टम है और एक वीडियो को लोड करने में क्या कंप्रेस करना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक वीडियो में टोटल जो वर्क होता है 3 आवर्स का होता है, सारा काम लेके, कटिंग से लेके कंप्रेस करके अपलोड करने को लेके। तो वो थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन पर डे के हिसाब से एक वीडियो तो आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा हूं, मैं खाली हूं लेकिन सिस्टम खाली नहीं है। समझ गए ना, बात समझो। चलो, तो हम लोग एसएचएम रिवाइज कर रहे थे। कल क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अब आगे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा ना नया ट्रिक लगाया है कि क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट, तो आपको भी मजा आएगा और मेरे को भी मजा आएगा, क्योंकि नॉर्मल पढ़ाने के लिए फिर मुझे क्लास इतना टाइम चाहिए, तो वो जल्दीबाजी में फिर पता चलता है क्या पढ़ाएं क्या छोड़े। तो बेहतर है कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के थ्रू जितना थ्योरी हो सके उसको हम लोग रिवाइज करें। तो अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कल हमने डैम वाला रिवाइज किया, तो वैसे ही अब कॉम्बिनेशन वाला आज उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डैम वाले में जैसे मैंने आपको कल बताया था, उस पर मैं एक ट्रिक आपको और बताता हूं। डैम वाले में आपने देखा था कि जो एम्पलीट्यूड है वो इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होता है ना। A इक्वल्स टू A नॉट e टू द पावर bt बाई 2m, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, जेई मेन ने पूछा, जेई मेन इसको पहले भी पूछ चुका है और मेरे सामने क्वेश्चन बैंक भी है, तो मैं क्वेश्चन बैंक के थ्रू आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन बैंक में ही देख के क्वेश्चन बता रहा हूं। उस क्वेश्चन को मैंने आपको पीडीएफ डीपीपी में नहीं दिया है। वजह यह है कि अब कितना क्वेश्चन दिया जाए इतना कम समय में करवाने को। नॉर्मल क्लास में तो मैं करवाता हूं ये सब, लेकिन रिवीजन में तो तुम समझ रहे हो ना कि इस समय तुम्हें बस फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करवा देना है। तो देखो, एक क्वेश्चन आया है आपका, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ये जेई मेन 2013 में आया, ठीक है ना, जेई मेन 2013 में। इसमें क्या बोलता है बच्चों कि एक डैम्ड ऑसिलेटर है जिसका एम्पलीट्यूड
डिक्रीज कर जाता है 0.9 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन 5 सेकेंड, है ना। तो जो है मान लो पहले ए था तो वो डिक्रीज करके कितना हो गया, पहले मान लो ए नॉट था तो वो डिक्रीज होके हो गया 0.9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, है ना। कितने टाइम में? 5 सेकेंड्स में। तो पूछ रहा है बच्चे कि अगले 10 सेकेंड में, अगले 10 सेकेंड में, अब देखो ध्यान दो, अगले 10 सेकेंड कहने का मतलब यहां से 10 सेकेंड नहीं, ये 5 बीतने के बाद कहता है अनदर 10 सेकेंड। तो मतलब ऐसा ऐसा 2 इंटरवल और 5 सेकेंड और फिर यहां पे बॉक्स बना देते हैं जो वैल्यू होगी और 5 सेकेंड और। तो भाई ऐसा है तो पूछता है तब कितना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा। तो सुनो मेरी बात, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम लोग चाहे तो रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी एक्सपोनेंशियल हो, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी भी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या खासियत होती है, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन कांस्टेंट टाइम में होता है। जैसे कि मान लो कि कोई 100 है, अब ये 100 का आधा हो रहा है अगर 2 सेकेंड में, तो 100% गारंटी है 50 का आधा भी होगा 2 सेकेंड में, और उसके 2 सेकेंड बाद ये आपका 12.5 होगा। क्लियर। अगर मान लो कि 100 है और ये 4 गुना कम हो जा रहा है, यानी 25 हो जा रहा है, ऐसे मान लेते हैं। मान लो कि ये 25 हो रहा है 10 सेकेंड में, तो 100 से ये 4 गुना कम हो गया, 4 गुना और कम होगा, जानते हो कितने देर में? 10 सेकेंड में ही। ये एक्सपोनेंशियल का एक कमाल है कि एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट फ्रैक्शन कांस्टेंट टाइम में ही डिक्रीज करता है। कोई चीज अगर मान लो x से x/3 हुआ 2 सेकेंड में, तो x/3 से अगले 2 सेकेंड में ये x/9 हो जाएगा, गारंटी है, चाहे आप उसको इक्वेशन से बना लो। तो सीधी सी बात है। अब देखो 2013 में पूछा हुआ जेईई मेन में, तो a0 से 0.9 a0 हुआ 5 सेकेंड में। अब अगले 5 सेकेंड में कितना, तो 0.9, तो अगला हो जाएगा 0.81 टाइम्स हो जाएगा, और 9 गुना घटेगा। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.729। तो सीधी सी बात है, यहां पे जो आंसर हो जाएगा अपना 0.729 टाइम्स, है ना। 9 का 81 और 81 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है आपका? इतना टाइम्स वो डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से अब देखो यहां पे क्या लोगों से मिस्टेक होगा। एक तो गलती लोग क्या करेगा कि 10 सेकंड का मतलब सोचेगा यहां से यहां तक 5, उसने बोला अनदर, तो ये 5 भी आपको ऐड करना होगा। और ये चीज आप हमेशा याद रखना कि ये सेकंड वाली जो बात है, ये कितने सेकंड में डिक्रीज होगा, तो फ्रैक्शन आप ध्यान से रखना, तो फ्रैक्शन के हिसाब से कर सकते हो। तो कल डैम वाले पे एक क्वेश्चन और बन रहा था जो मैंने आपको यहां पे कर दिया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब। तो बच्चों अब देखो सेम क्वेश्चन आपका, ये DBP4, जो बच्चे इसमें आपको PDF ढूंढने में तो दिक्कत तो नहीं होता है, आप DBP4 का लिंक में जाके बताया था मैंने आपको कि डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना है ना। अब हालांकि मैंने एक काम नहीं किया है, वो अब मैं कर दूंगा कल, कि सारे वीडियो के नीचे में सारे PDF का मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो चलो DBP4 का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब ये नीट 2002 में पूछा हुआ है, 7 के बाद में 20 पे क्यों आ गया, क्योंकि ये भी डैम्प ऑसिलेशन पे ही आधारित है। और देखो जो कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने दिया उससे आपको ये सॉल्व हो जाएगा। क्या बोलता है इसमें, when an oscillator completes 100 oscillation, its amplitude reduced to t/3 of its initial value। मान लो कि 100 oscillations करने से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो t/3 हो जाता है। फिर कहता है what will be the amplitude of oscillation
व्हेन इट कंप्लीट्स 200 ऑसिलेशन। अब यहां अनदर 200 नहीं बोल रहा है, सीधा बोल रहा है कि 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने पे T/3 हुआ तो 200 ऑसिलेशन कंप्लीट करने पे कितना होगा। तो सीधी सी बात है, मान लो 100 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में T समय लगा तो टाइम पीरियड तो कांस्टेंट रहता है, तो 200 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में सीधी सी बात है 2T लगेगा। तो T टाइम में अगर T/3 हुआ तो और एक T टाइम में, तो तुमको अभी सिखाया कि उतना ही फ्रैक्शन और घटेगा। तो T से अगर T/3 हुआ तो इसका जैसे 1/3 हुआ आपका 100 ऑसिलेशन में, तो अगले 100 में तब ना 200 होगा, अगले 100 में 1/3 और डिक्रीज होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा T/9। ओके, तो मान लो सीधी सी बात है A से A/3 हुआ 100 में, तो अगले 100 में और 1/3 घटेगा तो हो जाएगा 100/9। तो इसका मतलब हो गया कौन सा आंसर हुआ बच्चों, 1/9। ओके, तो फोर्थ आंसर हमारा यहां पे आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये फ्रैक्शन वाला, और ये चीज आप रेडियो एक्टिविटी में भी लगा सकते हो, ये चीज आप कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग में भी लगा सकते हो, और मैं वहां भी ये क्वेश्चन आपको दूंगा, आप टेंशन मत करो, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था डैम्प्ड ऑसिलेशन का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग वापस आते हैं, इसमें कुछ था नहीं लिखने का, ये तो आराम से बन गया होगा आपसे। तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पे। अब इस पे भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यानी 8th नंबर है, और ढेर सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो मैं इसका ना आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ टॉपिक है, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये सीख लेने से ना आपको ना वेव में सुपरइम्पोजिशन पढ़ना भी आसान होगा। तो एक मैंने आपको बताया था जब आपका रेगुलर क्लास चल रहा था, तो एक है लीनियर कॉम्बिनेशन और एक होता है बच्चों परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन। अब ये थोड़ा समझना होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, दरअसल कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम है क्या। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में क्या होता है कि एक पार्टिकल को एक साथ दो इक्वेशन के हिसाब से एसएचएम करना होता है। जैसे मान लो पहले हम लोग लीनियर की बात करते हैं, तो पहले तो ये समझ में आया लीनियर होता है और परपेंडिकुलर। तो पहले हम लीनियर की बात करते हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा कठिन है, दैट्स व्हाई इसमें मैं तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा थ्योरी दे रहा हूं। तो लीनियर में मान लो कि एक इक्वेशन है x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन है x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 मान लो, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो फेज डिफरेंस, तुम्हें कल बताया था ना साइन के बगल में जो एंगल होता है वो फेज होता है, ठीक। और जब फेज की बात चल रही है तो फेज पे बात सुन लेते हैं। कभी भी जो फेज होता है साइन के एंगल को हम लोग फेज बोलते हैं। इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक ये और एक ये टाइम का फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं फेज कांस्टेंट। और कल जैसा कि मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है पार्टिकल के इनिशियल पोजीशन पे, ओके। और इसके बारे में मैंने बोला था कि इसकी वैल्यू 0 लेनी है अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू करेगा, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करेगा तो इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है π/2, ओके। ये दो पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। चलो अच्छा, फेज डिफरेंस, अब ये फेज है तो फेज डिफरेंस भी होता है। कभी कभी फेज डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कि अगर एक इक्वेशन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो अगर तुम्हें पूछ लेगा कोई कि भाई ये एसएचएम में पार्टिकल का पोजीशन है, ये एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी है,
तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे कि फेज डिफरेंस इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, तो रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी फेज डिफरेंस जब निकालते हैं तो पहले दोनों को सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर ये साइन है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करना होगा। बिना सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट किए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को बच्चों लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये भी साइन के फॉर्मेट में है, ये भी साइन के फॉर्मेट में है, तो इन दोनों के बीच में देखो डिफरेंस कितने का आ गया, पाई बाई 2 का आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसएचएम में वेलोसिटी और पोजीशन के बीच जो फेज डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, तो ये फेज डिफरेंस जो है, ये फेज डिफरेंस है पाई बाई 2 का। यानी हम लोग इस तरीके से फेज डिफरेंस आपसे पूछ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और पोजीशन ऑफ पार्टिकल का एसएचएम के दौरान फेज डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन का पूछेगा तो फिर हम लोग एक्सेलरेशन के लिए भी काम कर सकते हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से भी 90 आगे होता है, तो आप ऐसे याद रख लो। पहली बात, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच फेज डिफरेंस पाई बाई 2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच, एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर्ड साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। सिंपल, अगर इसको डिफरेंशिएट 2 बार करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये माइनस को अगर अंदर ले जाएंगे तो पाई से पाई प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको a इक्वल्स टू, माइनस को अंदर अगर करना है तो a ओमेगा स्क्वायर्ड साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो तुम खुद देखो, x का फेज हो गया ओमेगा टी, वेलोसिटी का फेज इससे पाई बाई 2 ज्यादा, और इसका जो फेज है पाई बाई 2 इसमें और ऐड करोगे तो हो जाएगा पाई। तो एक बात अपने को याद रखना, ऑब्जेक्टिव इस पे आएगा। एसएचएम में पोजीशन से पाई बाई 2 आगे है वेलोसिटी, वेलोसिटी से पाई बाई 2 आगे कौन है, एक्सेलरेशन। अगर पूछे आपको कि पोजीशन और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, तो कहना दोनों फेज में अपोजिट है। पाई का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ फेज। ये भी तो अच्छी बात है, ये शब्द भी आ गया, अदरवाइज मैं ये एसी में लेके आता आपके सामने। अगर कोई दो पैरामीटर सेम फेज में होता है तो उसको बोलते हैं इन फेज, और अगर वो पाई के डिफरेंस में होता है तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ द फेज। क्लियर है। तो ये फेज को लेके इतना रिवीजन आपको करवा दिया मैंने। फेज कैलकुलेट करने के लिए उनका जो है फॉर्मेट सेम होना चाहिए। अब बाकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए बता दिया, कौन पाई बाई 2 आगे है, कौन पाई बाई 2 पीछे। चलो वापस आ जाओ, हम लोग अपने काम पे आ जाते हैं। देखो, अब एक पार्टिकल है जिसको आपने मजबूर कर दिया है कि तुमको इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से एसएचएम करना है। दोनों इक्वेशन का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कैसे है, तो दोनों साइन के फॉर्मेट में लिखने के बावजूद इसके एंगल में ये फाई एक्स्ट्रा ऐड है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आपका फाई है। तो पार्टिकल को कहोगे कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करो, तो पार्टिकल कहेगा ठीक है। इन दोनों के रिजल्टेंट इक्वेशन के हिसाब से पार्टिकल आपका ऑसिलेट करेगा, और वो रिजल्टेंट इक्वेशन आपको एग्जामिनर कहेगा लिखने को। तो निश्चित तौर पे वो जो रिजल्टेंट इक्वेशन x जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड भी होगा, नया एसएचएम बनेगा, उसको लिख देंगे AR से। क्या लिख देंगे, AR से। बाकी उसका इक्वेशन में भी साइन होगा, ओमेगा टी वैसे ही होगा, और जैसे इसका फेज कांस्टेंट देखो, यहां कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब ओमेगा टी प्लस 0, यहां लिखा हुआ है फाई, तो इसका मान लो फेज कांस्टेंट कुछ मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो यही हो गया कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। अगर दो एसएचएम को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो एक तीसरा एसएचएम मिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड को बोलेंगे AR और उसके फेज कांस्टेंट को बोलेंगे अल्फा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है AR और क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा। ठीक है, और ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा फेजर डायग्राम का मदद लेना होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये तो आपको ऐसे रिवाइज करवा दिया,
ऐसे ही देखो, ऐसे ही करना है। रिवीजन का क्या मतलब है कि चीज को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, बीच में लेके आ रहे हैं। और सीधा अगर थ्योरी लिखाने वाली बात हुई फिर तो क्लास मेरा कर लो, मेरा क्लास कर लो जो अमल क्लास, तो उससे कोई फायदा नहीं। यहाँ तो एट ए टाइम एसएचएम आया तो एसएचएम में क्या क्या बातें आ रही है, लेटेस्ट में क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप इस तरीके से करो। और सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स जो मैंने पहले ही बोला कि जैसे वेव डिफिकल्ट चैप्टर इसको उठाएंगे हम लोग, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स को उठाएंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी में भी जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको उठाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, देखो अब ये A1 और A2 फेजर डायग्राम क्या बोलता है। फेजर डायग्राम के हिसाब से देखो, दिस इज हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल टूल, जहां पे हम इन दोनों एम्पलीट्यूड को मानेंगे वेक्टर। तो एक वेक्टर A1 ऐसे ड्रॉ करो। सवाल है कि किसको ड्रॉ करोगे, तो जिसका फेज कांस्टेंट 0 होगा उसको इसके लॉन्ग ड्रॉ करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ कर देना है उसके लिए जिसका फेज कांस्टेंट क्या होगा 0, और दूसरा उससे फाई एंगल पे, इससे फाई एंगल ज्यादा है, प्लस का मतलब उससे फेज में ज्यादा है, तो दूसरा वेक्टर को मान लो A2। आप फिर समझना मेरी बात को, ये सचमुच में कोई वेक्टर्स नहीं है, ये फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट है जो आपको एसी में भी काम आएगा। तो हमने एक वेक्टर इधर मान लिया, दूसरा वेक्टर इधर मान लिया, और इन दोनों के बीच के एंगल का नाम रख दिया फाई, और ये फाई दरअसल इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। क्लियर। अब वेक्टर के तरीके से तो सीधी सी बात है, रिजल्टेंट बीच में ही होगा भाई, तो रिजल्टेंट आपको AR निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप तो जानते हो ना ट्रायंगल लॉ, जिसमें आपको करना क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ओके, ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा। रही बात ये एंगल अल्फा निकालने की, तो वो भी निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, साइन अल्फा। ओके, साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो सीधी सी बात है, साइन अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, A1, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नहीं लिखना है, दूसरा वाला लिखना है A2, और डिवाइडेड बाई AR इनटू दोनों के बीच का एंगल साइन फाई। ऐसे कर दो, आंसर आ गया, फाई भी, अल्फा भी आ गया यहां से, और AR भी आ गया। क्लियर है। अब कहोगे कि सर क्या जरूरी है कि एग्जाम में सिर्फ दो को कंबाइन करने के लिए दिया रहेगा, नहीं दोस्त, 50 दे दे तो भी सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है आपको, मान लो जैसे इसको इसमें कुछ लिखना है, राइट डाउन करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं। फिर मैं आपको यहां बता रहा हूं, एक सेकंड आप जल्दी से लिख लो। चलो, ये तो 2 का मैंने आपको बता दिया। कल को 3 इक्वेशन आ गया ऐसे, मान लो 3 इक्वेशंस ऐसे आ गया, एक सॉल्व करके देख ही लेते हैं हम लोग, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लो एक इक्वेशन आया आपके सामने, x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, दूसरा आया x2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, तीसरा आया x3 इक्वल टू a, सबका मैग्नीट्यूड a मान लेते हैं, अलग भी हो सकता है लेकिन हम लोग फिलहाल मान लिए पाई बाई 2। ठीक है। अब कोई पूछ दे कि भैया ऐसा करो, रिजल्टेंट इक्वेशन बताओ, है ना, रिजल्टेंट इक्वेशन बताओ क्या होगा, सॉरी रिजल्टेंट इक्वेशन लिखो, तो तुम्हें AR भी लिखना पड़ेगा, साइन के बारे में भी लिखना पड़ेगा, सॉरी अल्फा के बारे में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो कैसे होगा, ये सब मिटा रहा हूं मैं, आप लिख लिए होंगे, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो अब आपके सामने टोटल 3 इक्वेशन है, तो जब ये 3 इक्वेशन है बच्चे, तो टोटल आप 3 यहां पे 3 डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बोला था जिसका एंगल 0 है उसके लिए A बन गया, ठीक है। दूसरा पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, तो दूसरा बीच में बन गया, ये भी A। तीसरा यहां से देखो कितना आ गया है, पाई बाई 2, ये 3 वेक्टर हो गए। अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले एक काम करते हैं, अगर ये तीसरे को भूल जाओ, बीच वाले को भूल जाओ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ठीक बीच में ही आएगा ना भाई।
आप खुद सोचो, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा? बीच में ही आएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो बीच में ही आएगा। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का रिजल्टेंट तुम जानते हो a√2 हो जाएगा। √a² प्लस a² प्लस 2ab cos थीटा से नहीं कर लेंगे? तो a का रिजल्टेंट बीच में ही a√2 आ गया और ये ऑलरेडी इधर है, तो नेट रिजल्टेंट जो हुआ बच्चे वो a√2, और ये तो उसी के डायरेक्शन में a है, तो टोटल हो गया a√2 प्लस a। कैसे हुआ भाई? तो देखो, एक a इधर, दूसरा a इधर, रिजल्टेंट बीच में a√2, a√2 को किसके साथ ऐड कर दो? a के साथ, a कॉमन ले लो, तो क्या आ गया? √2 प्लस 1। तो सीधी सी बात है, यहां लिख देंगे a√2 प्लस 1 साइन ओमेगा टी, अब प्लस अल्फा कितना लिखेंगे? तो रिजल्टेंट तो बीच में ही आएगा, ऑलरेडी ये एंगल 45 डिग्री है, तो रिजल्टेंट के लिए भी आप लिख दोगे π/4। हो गया सॉल्व। तो ये 3 है, कल को 4 भी दे सकता है। HCM में एक क्वेश्चन है जिसमें 4 है और सबके बीच π/2 है, तो आप वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है लीनियर कॉम्बिनेशन वाला वो बहुत सिंपल होता है। अब इस आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जो अभी आपको दिया था मैंने डीपीपी में, उसको सॉल्व करते हैं। अब फिर मैं आपको परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है? तो इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो आप। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो अभी हमने सीखा उसको तुरंत अप्लाई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखो, आपको यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2019 जेईई मेन, ओके? तो लिखा हुआ है 5 और साइन 3πt, ओके, प्लस √3 cos 3πt, ये लिखा हुआ है। ये एक इक्वेशन है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। तो बच्चे एक बात समझो, पहले तो ये समझो कि ये इक्वेशन दरअसल एक कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का है। ये प्लस का साइन देख रहे हो और दो फंक्शन इस तरीके से, मतलब दो इसमें एसएचएम है। तो क्या करेंगे हम लोग? तो y इक्वल्स टू 5 साइन 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3πt प्लस 5√3 cos 3πt। अब तुम्हें सब कुछ जो मैंने अभी सिखाया वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y1 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है y2, क्योंकि ये y के लॉन्ग चल रहा है तो y वाला काम कर लेते हैं। तो y1 का इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? 5 sin 3πt और y2 क्या हो गया? 5√3। अब कहोगे यहां cos लिखा हुआ है, तो कुछ देर पहले मैंने जो फेज वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया, तो फेज वाले कॉन्सेप्ट से आप चाहो तो इसको तुरंत कन्वर्ट करो और साइन में लाना जरूरी है, तब जाके दोनों के फेज डिफरेंस को कंपेयर कर सकते हो। तो 5√3 साइन 3πt प्लस π/2, क्योंकि cos थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो कितना मजेदार हो गया। इसका एम्पलीट्यूड कितना? 5, इसका एम्पलीट्यूड कितना? 5√3, ठीक। और इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना? π/2। इतना आराम से सॉल्व हो जाएगा बच्चे। ये हो गया 5 और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, हालांकि साइज छोटा हो गया, जगह नहीं है, दोनों को छोटा कर देते हैं। ये हो गया आपका 5√3 एंड दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है दोस्त, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो रिजल्टेंट इन दोनों का कैसे आएगा? सिंपल है, वेक्टर का रिजल्टेंट तो एंगल 90 डिग्री है तो AR जो हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर, है ना, अब प्लस 0, cos 90 तो 0 हो जाएगा। 25 75 दिस इज 10, ओके। तो एम्पलीट्यूड तो 10 आ गया। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या आएगा? 10। अपने को पूछा था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो पहला आंसर आ गया 10, जो भी है, जो भी यूनिट तो नहीं लिखा हुआ है, 10 हो गया। मीटर है तो मीटर कर लेंगे। दूसरी बात है कि उसने पूछा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे? तो t के कॉफिशिएंट को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो देखो दोनों ही इक्वेशन, दोनों का ही
पीरियड सेम ही है, दोनों का ओमेगा जो है आपका 3 पाई है, 3 पाई है, तो सिंपल है, टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह लिखोगे 3 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2/3। तो इतना आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, समझ गए ना, क्योंकि y के लॉन्ग ही दिया हुआ है। अभी परपेंडिकुलर वाला हम लोग का बाकी है, वो अभी मैं करके दिखाता हूं। इसमें से कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ये डीपीपी में तो नहीं दिया मैंने, आपका जेई एडवांस 2011 का है, ये भी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन है। और देखो संयोग से यहां पे टोटल 3 इक्वेशन दिया हुआ है, x1, x2 और x3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ये इंक ज्यादा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन तीनों एसएचएम को कंबाइन करने से पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। ध्यान से सुनना क्या बोलता है कि ये 3 एसएचएम को जब कंबाइन कर रहे हैं तो पार्टिकल विल नॉट मूव, मतलब कि x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो रिजल्ट आया वो आया बच्चे 0। तो बोल रहा है कि बताओ b कितना होगा और ये फाई का वैल्यू कितना होगा। तो एक बात समझ में आई तुम्हें कि इन तीनों का रिजल्टेंट आना चाहिए 0। तो चलो वेक्टर बनाते हैं, जो सिखाया उसके हिसाब से काम करो। पहले a बना लिया इधर आपने, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड a है और वो 2 पाई 3 एंगल पे है, और ये एंगल आपका कितना हुआ 120 डिग्री, तो आप 120 में बना दो दूसरा। अब तुमको वेक्टर अगर थोड़ा सा भी याद हो तो तुमको पता होना चाहिए कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तब होता है जब सभी के बीच का एंगल जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो मान लो ये 120 है, तो तीसरा वेक्टर अगर ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो ये भी हो जाएगा 120, ये भी हो जाएगा 120, और तीसरा का भी मैग्नीट्यूड अगर a होगा तो रिजल्टेंट आपका 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा जिसको ये बैलेंस कर देगा। तो मतलब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आने के लिए तीनों का एंगल होना चाहिए सेम, समझ गए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। तो पहली बात b की वैल्यू तो निकल के आ गई a, b का मैग्नीट्यूड होना चाहिए a। अब ये फाई कितना होना चाहिए, तो मैंने बताया कि आप एंगल यहीं से मेजर करोगे, तो ये 0 एंगल पे ड्रॉ करते हैं हम लोग, 120 पे ये, और इससे भी 120 आगे है ये। तो अगर ये 2 पाई/3 है तो इसमें 2 पाई/3 और ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली फाई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 पाई/3, बस। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग करेंगे परपेंडिकुलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि एक बॉडी है और उसको आपने एक SHM के थ्रू कहा कि तुम y के लॉन्ग चलो, और दूसरे SHM के थ्रू क्या बोला x के लॉन्ग चलो। कहने का मतलब ये हुआ कि आप उसको 2 इक्वेशन दे रहे हो, आप एक साथ उसको कहते हो कि यार तुम्हारा x कोऑर्डिनेट बदलना चाहिए इस SHM के हिसाब से, y कोऑर्डिनेट बदलना चाहिए इस SHM के हिसाब से। क्लियर है। तो जब दोनों कोऑर्डिनेट बदलेगा तो इसमें सर्टेन है कि आपका पार्टिकल एक प्लेन में चलेगा, और एक प्लेन में चलेगा तो उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना होगा, और इन दोनों में कॉमन क्या है, टाइम। तो जब मेरा नॉर्मल क्लास, जो कोर्स का क्लास, ये तो समझो डिवीजन क्लास है, तो उसमें मैं पूरा डिराइव करके बताता हूं कि इक्वेशन आता कैसे है, लेकिन फिलहाल हमें तो भी एग्जामिनेशन पर्पस से देखना है। तो बच्चों इन दोनों के बीच में एक जगह से टाइम को एलिमिनेट करके दूसरी जगह रखेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। अब ये इक्वेशन देख के तुम्हें थोड़ा डर लगेगा, बाबू डर लगेगा जरूर, लेकिन कम से कम या तो ये इक्वेशन याद रखो, और नहीं तो मैं जो अभी आउटकम लिखूंगा उसको याद रखो। दोनों में कोई एक चीज याद रखेंगे तभी आपका काम बनेगा। पहले जो इक्वेशन याद करना चाहते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात तो मेरे हिसाब से नहीं है। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x वाले का एम्पलीट्यूड a1 है तो a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, ऐसे याद रखेंगे।
-2xy, तो देखो a1 a2, तो ये तो झंझट खत्म हो गया, x के नीचे a1, y के नीचे a2 और 2xy और a1 a2, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है। एक्स्ट्रा में क्या है, तो यहां cos फाई याद करना पड़ेगा और इधर RHS में क्या है आपका sin स्क्वायर फाई। ये जो इक्वेशन है दरअसल ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, लेकिन सारा मोशन इलिप्स ही होगा ये जरूरी नहीं है, ये इलिप्टिकल पाथ का है, लेकिन ये इलिप्स तब देगा जब ये दोनों नॉन जीरो होंगे। लेकिन ये आपको पता है कि ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस है और अलग अलग केस में फाई का वैल्यू अलग अलग होगा, तो ऑटोमेटिकली इसके इक्वेशंस भी अलग अलग आएंगे। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट कि क्या क्या कंडीशन बनेगा। 4 कंडीशन बनेगा बच्चों, और उन चारों कंडीशन को आपको याद रखना है। अगर मान लो कंडीशन 1, अगर फाई की वैल्यू 0 रखेंगे, फाई की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि टाइम की कमी है हम लोगों को। तो फाई 0 होने पे बच्चों ये इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल्स टू a2 अपॉन a1 इंटू x। आप करके देख लो, आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दोगे a माइनस बी बराबर 0 है, हेंस a इक्वल्स टू b, जो मैंने यहां पे कर दिया। अब उसमें y इक्वल्स टू देखो, y इक्वल्स टू क्या, y इक्वल्स टू हो जाएगा a2 बाई a1। अब ये तुम खुद सोच रहे हो कि ये देखो इक्वेशन है y इक्वल टू mx का ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग अगर फाई इक्वल टू 0 होगा तो पार्टिकल जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में SHM ऐसे करता रहेगा। तो अगर फेज डिफरेंस 0 हुआ तो इस केस में हम लोग लिख देंगे पार्टिकल एक तो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, क्या क्या याद रखना है, स्ट्रेट लाइन, SHM होगा तो ऑफ कोर्स होगा, और एम्पलीट्यूड कितना होगा भाई, तो एम्पलीट्यूड देखो ये रिजल्टेंट, तो ये हो गया आपका a1, ये हो गया a2, तो एम्पलीट्यूड होगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड। याद रखेंगे इतना चीज, काम चल जाएगा आपका। कंडीशन 2, अगर फाई आपका 180 हुआ, तो 180 हुआ तो भी ये 0 हो जाएगा, अब 180 में ये प्लस हो जाएगा, और जब प्लस ये हो जाएगा तो उधर जाने पे x जो होगा वो माइनस होगा, तो उस केस में जो आपका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू माइनस a2 बाई a1 इंटू एक्स। अब ये नेगेटिव स्लोप आ गया, तो इसमें भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, लेकिन ये हो गया आपका ऐसे ऐसे SHM करेगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहां भी स्ट्रेट लाइन SHM होगा, और एम्पलीट्यूड होगा बच्चों a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। याद रखेंगे इसको। चलो ये दो SHM वाला हो गया। इंटरेस्टिंग केस कब बनेगा बच्चे, जब इसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो कंडीशन 3 लिख रहा हूं, तो अगर इसको लिखना है किसी को तो लिख लो जल्दी से, मैं इसको रब करूंगा। ये लिख लिया आपने, चलो लिख लिया होगा आपने। अब इसमें इंटरेस्टिंग केस बनेगा। अगर मान लो कि फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री ले लें, तो भैया 90 डिग्री लोगे तो ये तो गायब हो जाएगा फिर, और ये हो जाएगा 1, तो इक्वेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये एकदम इलिप्टिकल पाथ पे पार्टिकल चलेगा, मतलब पार्टिकल जो है वो इलिप्टिकल पाथ पे चलेगा, जिसका ये एक्सिस ये a2 और ये जो होगा वो क्या होगा a1। अब इलिप्टिकल पाथ पे करेगा तो दिस इज नॉट SHM, ये SHM नहीं होगा भाई। SHM के लिए टू एंड फ्रो होना चाहिए, बट पीरियोडिक होगा, ये पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक इसलिए होगा क्योंकि ये सर्टेन टाइम में अपने मोशन को रिपीट करता रहेगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये SHM नहीं होगा, क्या होगा, पीरियोडिक। और पाथ कैसा होगा बच्चे, इलिप्टिकल।
अब ये क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉक घूमेगा, क्लॉक घूमेगा या एंटी क्लॉक घूमेगा, ये सोचने वाली बात है। देखो यहां पे एक बात आती है, फेज में आगे कौन है पीछे कौन है, ठीक है ना। अगर आपको याद रखना होगा, ऐसे मैं क्लास में नॉर्मली इसको ढंग से एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लेकिन अपने पास टाइम की कमी है यहां पे। अगर y आपका लीड करेगा, लीड मतलब y फेज में आगे होगा 90 से, y फेज में 90 से आगे, y लीड्स द x, तो आपका ये चलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और अगर बच्चों ध्यान से समझो, अगर आपका यहां पे, इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर यहां पे x लीड करता, x लीड्स द y, तो ये चलता एंटी क्लॉकवाइज। अब ये नीट में पूछा हुआ है, ये क्लॉक और एंटी क्लॉक वाली बात पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि एक तो पार्टिकल एसएचएम नहीं करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, इलिप्टिकल पाथ पे करेगा, y लीड करेगा तो क्लॉकवाइज, x लीड करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। लीड का मतलब फेज में जो आगे होगा, दोनों के बीच फेज डिफरेंस π/2 है, तो कोई तो एक आगे होगा और कोई एक पीछे होगा। अब इसमें 90 वाले केस में आपने इलिप्टिकल देखा, लेकिन मान लो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड किसी इक्वेशन में सेम होता, a1 इक्वल्स टू a2, तो ये एक और स्पेशल केस बनता। अगर a1 और a2 इक्वल होता यानी a होता और फेज डिफरेंस आपका 90 ही होता, तब देखो क्या केस क्या बनता, फिर तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर छूट गया भाई, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y स्क्वायर बाई a स्क्वायर, है ना, तो a स्क्वायर को उधर भेज देते, तो उस केस में होता x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो बच्चे आपको थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स आता है, मैथ वाले को तो मैथ आता ही है, अगर बायो वाले को भी मैथ आता है, तो ये इक्वेशन है सर्कल का। तो इसका मतलब है पार्टिकल, इस बार बाकी सब लीड लैग वाला बात वही रहेगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन है तो अगेन ये आपका पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, बट नॉट एसएचएम, नॉट एसएचएम, पीरियोडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है। अब क्लॉक घूमेगा या एंटी क्लॉक घूमेगा, फिर तो वहीं से डिसाइड होगा कि y आगे है फेज में या फेज में कौन आगे है x, वो वहां से डिसाइड होगा। तो आपको इतना चीज याद रखना पड़ेगा भाई, इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा, आता है, तो आपको ये सारा केस अगर याद रखोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, जो कि यहां सबसे टफ चीज माना जाता है एसएचएम में, उसमें आप कभी फंसोगे नहीं। इतनी सारी चीजें आप याद रखो जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, ये लीड लैग वाली भी बात याद रखना। ओके चलो, तो अब हम लोग अगला क्या रिवाइज कर लेते हैं, आज रिवीजन का ही टाइम रखते हैं, फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ डीपीपी है वो कल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज अब एक चीज और हम लोग को इसमें रिवाइज करना है। देखो डैम्प हमने कर लिया, कॉम्बिनेशन कर ही लिया है, बाकी इक्वेशन से रिलेटेड रिवीजन कल हो गया था। अब एक सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम पे ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो पेंडुलम के ऊपर कुछ रिवीजन करते हैं। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम अपने को क्या क्या रिवाइज करना है देखते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें आपका जो टाइम पीरियड है आपका, वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब ये देखो, ये जो एल लेंथ लेना है तुम्हें, ये एल लेंथ लेना है इस बॉल के, जो ये बॉल लटका हुआ है यहाँ पे जो हैंग कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से, इस बॉल के सेंटर ऑफ मास से सीएम से लेके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का ये डिस्टेंस, ये एल इफेक्टिव होता है। पहली बात तो ये। अब इस पे एक क्वेश्चन भी एम्स में आया हुआ है कि अगर इसमें मान लो ये बॉब है और उसमें अगर वाटर तुम फिल कर दो और वाटर धीरे धीरे आपका लीक करेगा, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चे अगर मान लो ये आपका पहले था, पूरा पानी भरा हुआ था, तो इसका पूरे का सेंटर ऑफ मास यहां पे था। अगर यहां से वाटर लीक करेगा तो वाटर धीरे धीरे डाउन जाएगा, तो कुछ देर के बाद इसकी स्थिति ये होगी, मतलब ये वाली स्थिति होगी। तो अब देखो तुम खुद सोचो, सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर पे था, लेकिन अब अगर ये डाउन जाएगा तो पानी का मैक्सिमम वेट किधर है, डाउन चला गया। तो इसकी जो, इसको अगर सिमेट्रिकली देखोगे तो सेंटर के बजाय थोड़ा और नीचे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा,
खुद सोचो, सेंटर ऑफ मास तो सिमेट्रिकल पॉइंट होता है, तो सीधी सी बात है अगर सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया तो निश्चित तौर पे ये जो लेंथ है वो बढ़ गया, क्योंकि ये लेंथ किससे इसके बीच है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच। तो क्या होगा, लेंथ बढ़ने लगेगा। तो लेंथ बढ़ने लगेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक बार जब पानी पूरी तरीके से निकल जाएगा, जो कि ये वाला केस हो गया, जब पानी निकल जाएगा तो फिर केवल खाली बॉल बच जाएगा, तो वापस सेंटर ऑफ मास यहां पे उस बॉल का आ जाएगा, क्योंकि पहले बॉल प्लस वाटर था। तो क्या होगा बच्चों कि उस क्वेश्चन का आंसर देखो, जब यहां से वाटर लीक होगा तो टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा और फिर एक बार जब पूरा पानी निकल जाएगा तो टाइम पीरियड घटेगा। तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर टाइम पीरियड घटेगा। अब ये क्वेश्चन जो है एचसी वर्मा में है, एम्स में आया है, जेई एडवांस में भी आया हुआ है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जेई मेन या नीट में पूछे जाने का चांस है। तो लास्ट मोमेंट पे इस क्वेश्चन को रिवाइज करना बनता है। तो आप याद रखेंगे, अगर ये आ गया क्वेश्चन तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर टाइम पीरियड घटेगा। अगर रीजन आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास पहले नीचे जाएगा और फिर वापस सेंटर ऑफ मास बैक आ जाएगा। और वजह क्या है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसमें जो लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ है, कहां से कहां के बीच, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ मास के बीच। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब एक चीज और समझते हैं हम लोग, जो ये फॉर्मूला है ना भाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है। एक्चुअल फॉर्मूला टाइम पीरियड का जो होता है बच्चों वो होता है 2 पाई अंडर रूट, बताओ क्या होता है, तो 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी, अब ब्रैकेट में, ठीक है ना, 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। अगर रियल में सारे एजम्पशंस को नेग्लेक्ट कर दें, अर्थ के स्फेरिकल नेचर को कंसीडर कर लें, तो ये रियल होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जहां पे एल स्ट्रिंग की लेंथ है और आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब इससे क्या हुआ कि अगर मान लो कि अगर कल को एक ऐसा तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली एल जो है वो आर के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, तो ऑटोमेटिकली 1 बाई एल आर के कंपेयर में बहुत बड़ा होगा। देखो एल अगर आर से बहुत छोटा होगा तो इसका रेसिप्रोकल तो बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए 1 बाई एल आर से बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर को अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिख देते हैं 1 बाई एल, क्योंकि आर को क्या कर देंगे निगलेक्ट, क्योंकि 1 बाई एल बहुत बड़ा हो गया, तो आर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो 1 बाई एल का एल ऊपर चला गया, तो आपको ये क्या मिल जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जो यहां पे आपको मिला। लेकिन जब एल और आर कंपेरेबल हो जाएगा तब तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा। मान लो अगर एग्जाम में ये आ जाए कि एक पेंडुलम है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है, उसका टाइम पीरियड बताओ, तो अब इनफाइनाइट हो गया बच्चे, तो सीधी सी बात है एल आपका इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि एल बहुत बहुत बड़ा हो गया आर से, तब तो ये सारा अप्रोक्सीमेशन फेल हो गया आपका। तो एल अगर बहुत बहुत बड़ा हो गया आर से, तब तो आपको रियल फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 बाई आर, 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0, तब ये आर ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। तो ये आपका इनफाइनाइट पेंडुलम का टाइम पीरियड आया। तो दोस्तों याद रखना, इनफाइनाइट लेंथ अगर हो जाएगी पेंडुलम की तो यहां इंफिनिटी करके इंफिनिटी आंसर मत मार देना, आप देखो फॉर्मूला ये याद रखना उस केस में, और उस केस में आंसर क्या होगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करने पे लगभग ये 84 मिनट्स आता है। तो कहने का मतलब है कि इनफाइनाइट शायद आप देख लेना कैलकुलेट करके 84 मिनट्स। तो इनफाइनाइट पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफिनिटी नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 84 मिनट्स। ओके, तो ये लेंथ को लेके इतना रिवीजन करना है। ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चे, जब एल आर की अपेक्षा बहुत छोटा है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब एल आर से बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो इसको मतलब देख लो, लिखना है तो लिख भी सकते हो। तो बच्चों यहां देखो
हमने कुछ टाइम पीरियड का वेरिएशन के लिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए जो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में आते हैं, तो उसमें से कुछ कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, आप एक एक करके देखो। तो यहाँ पे टाइम पीरियड पेंडुलम का कैसे वैरी करता है इसको मैंने यहाँ पे आपके सामने फटाफट बोर्ड पे लिख दिया ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। तो देखो t इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, पेंडुलम लिफ्ट में हो सकता है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, आपको क्या कर देना है G+a। पेंडुलम लिफ्ट में हो सकता है, लिफ्ट कहां आ सकती है, नीचे, तो क्या कर देना है आपको G-a। आपका पेंडुलम किसी गाड़ी में हो सकता है, गाड़ी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी, तो क्या कर देना है L/G² + a²। क्लियर है, ये 3 डायग्राम देख लीजिए, इसमें से ये वाला हम लोग क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है। मतलब पेंडुलम ऊपर गया लिफ्ट के साथ G+a, नीचे आया G-a, हॉरिजॉन्टल चला G² + a²। ठीक है, अब देखो एक और वेरिएशन देखते हैं। अगर आपने इस बॉल के ऊपर में चार्ज डाल दिया, फील्ड नीचे है, चार्ज डाल दिया पॉजिटिव, फील्ड नीचे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग गया नीचे, तो ये L/G + QE/m फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आप क्लास में मैंने इन सब चीज को डिराइव कर रखा है, आपके पास नोट्स होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, अदरवाइज सीधा फॉर्मूला याद करना है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इसमें और क्या वेरिएशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर आ जाएगा बच्चे तो यहाँ माइनस कर दोगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ही है और चार्ज माइनस हो गया तो भी यहां माइनस कर दोगे। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और चार्ज माइनस है तो यहां प्लस कर दोगे। मतलब फोर्स का डायरेक्शन तुमको देखना है, फोर्स अगर mg के अलोंग लग रहा तो प्लस, mg के अपोजिट लग रहा तो माइनस। क्लियर है, एक और वेरिएशन करते हैं। अगर पेंडुलम को किसी पानी या वाटर या लिक्विड के अंदर लेके गए तो ये कौन सा फोर्स लगने लगेगा, बॉयंसी। उस केस में बच्चे टाइम पीरियड जो होगा L × ρs मतलब डेंसिटी ऑफ, मैंने इसको सॉल्व कर दिया ऑलरेडी, सॉल्व बॉयंसी के फॉर्म में सॉल्व करके दिया है। यहाँ पे L/g तो याद रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, डेंसिटी जो सॉलिड की है वो हो गई ρs और लिक्विड की ρl। तो देखो L/g, ओके, ऊपर में ρs/ρs - ρl। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आप ढंग से रिवाइज कर लेना। ठीक है, कल एसएचएम के ऊपर अपना लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं डीपीपी कंप्लीट कर दूंगा और 1-2 पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है बच्चे, तो फिर मैं एक बार बोलूंगा कि टाइमिंग को लेके बस मंडे तक मेरे को रिलैक्सेशन दो, मंडे तक वीडियो कभी भी लोड हो सकता है, मंडे के बाद फिर हम लोग फिक्स टाइमिंग पे वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके, ठीक है, बाय। आप ढंग से इसको रिवाइज कर लेना।